नमः शर्मदायै क्षमाद्यर्पिकायै नमो वर्मदायै वराभीतिरायै नमो हर्म्यदायै हरं दर्शिकायै। नर्मदा नदी का अस्तित्व करोड़ों वर्ष प्राचीन माना जाता है और उतनी ही प्राचीन है यहाँ की जीवन सभ्यता। नर्मदा नदी के आसपास घने जंगलों और पहाड़ों पर प्राचीन काल से बसती आ रही है गोंड जनजाति। इन सघन वनों और पहाड़ों पर सदियों से गोंड जनजाति का आधिपत्य रहा है। आज भी इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति के सदस्य बड़ी तादाद में निवास करते हैं। इनकी जीवन शैली आज भी पारंपरिक है और इन्होंने यहाँ की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी संजो कर रखा है। अनादिकाल से ही इस क्षेत्र पर गोंड राजाओं का विशाल साम्राज्य हुआ करता था। इस विशाल साम्राज्य में यादव राय से सुमेध शाही तक 63 राजा हुए, लेकिन आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती। गोंड राजवंश का उदय कलचुरी राजवंश के अस्त होने के बाद हुआ। गोंड राजवंश के प्रारंभिक राजा यादव राय या जदू राय ने कलचुरी के राजा नागदेव से उनकी कन्या और गढ़ा का राज्य प्राप्त किया। यादव राय के गढ़ा में राजधानी स्थापित करने के बाद के कालक्रम में 48वें राजा संग्राम शाह तक गोंड जनजाति का राज्य लगातार फैलता रहा। राजा संग्राम शाह ने अपने प्रताप और शक्ति के बल पर कई छोटे बड़े राजाओं को हराकर 52 गढ़ स्थापित किए। उस युग में संग्राम शाह बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। संग्राम शाह के 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम दलपति शाह और छोटे बेटे का नाम चंद्र शाह था। दलपति शाह अपने पिता की तरह ही बलशाली और प्रतापी राजकुमार थे। कालिंजर की राजकुमारी दुर्गावती का विवाह दलपति शाह से हुआ था। विंध्य पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित कालिंजर दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजय दुर्ग में से एक रहा है। इस दुर्ग पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी, हुमायूं जैसे कई मुगल शासकों ने आक्रमण किए, पर कालिंजर दुर्ग पर वो विजय प्राप्त नहीं कर सके। कालिंजर का किला जो है इतना महत्वपूर्ण और सुदृढ़ है। प्राचीनता की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये जो किला है ये भारतवर्ष के प्राचीनतम किलों में इसकी गिनती आती है। रानी दुर्गावती का जन्म हुआ है कालिंजर में। वो किले का अगर हम इतिहास देखते हैं
तो वो इतिहास जो है ना गुप्त काल से उसका बनना प्रारंभ हो गया था, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ अभिलेख मिल रहे हैं, वहाँ मूर्तियाँ मिल रही हैं वहाँ। तो धीरे धीरे वहाँ जो है वो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। फिर बाद में कलचुरियों ने उसको डेवलप किया, उसके बाद जो है कलचुरियों के बाद चंदेलों ने फिर उसको डेवलप किया। चंदेल डायनेस्टी तो पूरा जो है कालंजर के आसपास ही स्थापित हो गई, महोबा, कालंजर और ये जो अजयगढ़। रानी दुर्गावती के कालक्रम में कालिंजर दुर्ग में चंदेल शासक कीरत सिंह हुआ करते थे। दुर्गावती राजा कीरत सिंह की इकलौती संतान थी। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ, इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती बचपन से ही अति सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। कालिंजर दुर्ग की कलाकृति और यहाँ की सुसंस्कृति को देखकर साधारण अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की लोक संस्कृति एवं परंपरा अत्यंत समृद्ध रही होगी। कालिंजर दुर्ग वो चंदेलों के समय का बना हुआ है। वहाँ की जो कला आपको मिलेगी, चंदेल कला मिलेगी, उसका प्रभाव वहाँ कंटिन्यू है, आगे पीरियड तक रखा। तो वहाँ पत्थर पे ज़्यादा काम हुआ है, जो चंदेलों के समय होता था, उनके महल होते, प्योरली वो भारतीय वास्तुकला का नमूना है। दुर्ग के पश्चिमी भाग में नीलकंठ महादेव का सुसज्जित विशाल मंदिर है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर शिल्प कृतियों के रूप में देवाधिदेव महादेव के साथ यहाँ कई अन्य देवी देवता विराजमान हैं। वास्तुशिल्प के हिसाब से बना ये स्थल अत्यंत मनमोहक एवं विशाल है। रानी दुर्गावती का बचपन से यौवन तक का समय इसी परिवेश में बीता, जिसका प्रभाव दुर्गावती के मन मस्तिष्क पर पड़ा। इसलिए दुर्गावती का देवी देवताओं पर अटूट विश्वास था। विशेषकर देवाधिदेव महादेव और देवी दुर्गा दुर्गावती के इष्ट देव रहे। और इस बात के प्रमाण हैं रानी दुर्गावती के शासनकाल में बने यहाँ के मंदिर और इन मंदिरों में स्थित ये सुंदर मूर्तियां। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में सिंगौरगढ़ के समीप 2 किलोमीटर दूर 52 बजरिया के मड़िया स्थान पर कई विशाल व सुंदर मंदिरों की स्थापना करवाई। अब इस स्थान के सभी मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, लेकिन इस स्थान को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अपने समय में अत्यंत विशाल और भव्य रहा होगा। राजा कीरत सिंह ने अपनी देखरेख में दुर्गावती का शिक्षण और युद्ध प्रशिक्षण करवाया था। इसी वजह से रानी दुर्गावती युद्ध कौशल में निपुण थी। यूं तो गढ़ा मंडला के राजा संग्राम शाह और कालिंजर के राजा कीरत सिंह के भी पड़ोसी राज्य होने के नाते अच्छे संबंध रहे थे। लोक कथा एवं लोकप्रिय स्थानीय विश्वास यही बताता है कि संग्राम शाह के पुत्र दलपति शाह की वीरता के किस्से सुन सुनकर दुर्गावती उन्हें मन ही मन अपना पति मान बैठी और उनसे प्रेम करने लगी। लोकप्रिय जनश्रुतियों के अनुसार वन में दुर्गावती अपने पिता के साथ शेर का शिकार करने के लिए गई हुई थी। वहीं इनकी प्रथम भेंट दलपति शाह से हुई, जो उसी वन में शिकार खेल रहे थे। शेर जब तीर लगने से गिरा तो पता चला कि उसको 2 तीर एक साथ लगे थे, एक दुर्गावती का और दूसरा दलपति शाह का था, और ये दोनों एक दूसरे के पराक्रम और सुंदरता पर रीछ गए। तो राजा दलपत शाह ने उन्हें राजधर्म बताया और ये कहा कि चूंकि शेर की गर्दन पे मेरा भाला है तो इस आखेट की प्राप्ति हालांकि मुझे होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो उन्होंने ये बात भी बताई क्योंकि आखेट का जो दूसरा प्रतिद्वंदी है वो एक नारी है,
तो उन्होंने कहा कि आखेट में अगर नारी शामिल होती है और अगर उसके अस्त्र से किसी भी तरह से जो शेर घायल होता है तो उस पूरे आखेट का जो प्राप्ति है वो उस नारी को होगी। इस बात से रानी दुर्गावती बहुत प्रभावित हुई कि गोंडवाना साम्राज्य में नारी की इतनी बड़ी समाज में इतनी पूछ परख है और इतना सम्मान है। निष्कर्ष ये निकलता है कि दलपति शाह एवं दुर्गावती का प्रेम विवाह ही हुआ था। सन 1542 ईस्वी में दुर्गावती का विवाह गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपति शाह के साथ संपन्न हुआ। विवाह रचाकर जब दुर्गावती अपने ससुराल में पहुंची तो उन्होंने अपनी कुलीनता एवं शिक्षा का भरपूर प्रयोग गोंड समाज की शिक्षा एवं उत्थान के लिए किया। दलपति शाह से विवाह के तुरंत बाद राजा संग्राम शाह ने अपनी सत्ता दलपति शाह को सौंपकर स्वयं निवृत्ति ले ली। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद दलपति शाह का राज्याभिषेक किया गया। दुर्गावती के सहयोग से दलपति शाह ने सिंगौरगढ़ राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। दलपति शाह के पास 52 गढ़ थे जो विरासत में उन्हें राजा संग्राम शाह से मिले थे। यदि कुल 52 गढ़ों को मिलाकर देखें तो गोंडवाना साम्राज्य अत्यंत विशाल था। 52 गढ़ों में से प्रमुख गढ़ सिंगौरगढ़, मदन महल और चौरागढ़ हुआ करते थे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर जिले में पड़ते हैं। सिंगौरगढ़ का किला दमोह में सिंग्रामपुर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंगौरगढ़ उस समय के गोंडवाना की राजधानी हुआ करता था और चौरागढ़ उनकी आर्थिक राजधानी माना जाता था। गोंडवाना साम्राज्य भारत के, मध्य भारत के बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों में था, जिसकी सीमा अगर कहें तो बांदा उत्तर प्रदेश से सटे हुए एक राज्य जिसे हम राजगढ़ बोलते हैं, पन्ना बोलते हैं, वहां से लेकर दक्षिण के चंद्रपुर तक थी। ये उत्तर से दक्षिणी इसका विस्तार था। पूर्वी अगर विस्तार की बात करें तो आज आप जिसे बिलासपुर बोलते हैं या जिसे हम आज संबलगढ़ तक की जो सीमा मानी जाती है पूर्वी सीमा में, और पश्चिम सीमा अगर मैं बोलूँ तो जो हरदा और बुरहानपुर है वहाँ तक इसका पूरब से पश्चिम का विन्यास है। उस वक्त अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो ये गोंडवाना साम्राज्य कई उत्तर भारतीय साम्राज्यों से आकार में 10 गुना बड़ा था। 52 गढ़ों में राजा दलपति शाह ने अपने निवास के लिए सिंगौरगढ़ को सबसे उपयुक्त समझा था। ये सभी गढ़ घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों पर बनाए गए थे। कठिन भौगोलिक स्थिति में बना सिंगौरगढ़ किला शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौती पेश करता था। विवाह के बाद रानी दुर्गावती और दलपति शाह का जीवन हर्षोल्लास से बीत रहा था। हालांकि उस समय और ईस्वी का सटीक प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन यह मान लिया गया कि सन 1545 ईस्वी में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। सन 1550 ईस्वी में दलपति शाह का निधन किसी अनजान बीमारी के कारण हो गया। दलपति शाह की मृत्यु के समय तक उनका बेटा वीर नारायण सिर्फ 5 वर्ष का था। दलपति शाह की मृत्यु के बाद प्रश्न ये था कि गोंड साम्राज्य का क्या होगा
और उत्तराधिकारी कौन होगा। दलपति शाह के छोटे भाई चंद्र शाह को उम्मीद थी कि सिंगौरगढ़ का उत्तराधिकारी उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन रानी दुर्गावती ने समझदारी से काम लेते हुए अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण का राज्याभिषेक किया। सभी ने वीर नारायण को राजा नियुक्त करने के फैसले को हर्षोल्लास से स्वीकार किया व उसका स्वागत किया, लेकिन इस फैसले का चंद्र शाह ने विरोध किया और सिंगौरगढ़ को त्याग कर वे वहां से चले गए। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं शासक के रूप में गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। रानी दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने इतनी सक्षमता से, अपने सुचारू कार्य योजनाओं से, अपनी सूझबूझ से इस तरह से कार्य को संभाला कि कार्य ने बहुत जल्दी समृद्धि का संदेश सबको देना शुरू किया। दुर्गावती के राज में संगी सुख संपत्ति अपार रहेगा संपत्ति अपार। रानी दुर्गावती ने भी सिंगौरगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित ग्राम संग्रामपुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर सिंगौरगढ़ का किला स्थित है। आज सिंगौरगढ़ का मुख्य महल तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पर आसपास बिखरे हुए अवशेषों को देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने समय में यह अत्यंत भव्य व सुंदर महल रहा होगा। गोंडों की जो है पहचान एक अपनी अलग ही है। इनकी जो वास्तुकला है, आप देखिए तो बड़े बड़े महल होंगे, बड़े बड़े गेट्स होंगे और अंदर सीढ़ियाँ चढ़ने की बड़ी होंगी। इस प्रकार की सीढ़ियाँ और बाद में देखने को कहीं आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको वहाँ मिलेगी। इन अवशेषों पर बनी ये सुंदर शिल्पकला उस समय महलों की शोभा बढ़ाती होगी। यहाँ चारों ओर बिखरी हुई देवी देवताओं की मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों के अलावा अब ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। यदि इस शिल्पकला को चित्र के माध्यम से इस महल में देखने की परिकल्पना करें तो शायद यहाँ का नजारा कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देता होगा। दुर्गम पहाड़ी पर बना सिंगौरगढ़ का महल टूट फूट जाने के कारण अब इतना भव्य नहीं दिखाई देता, पर पहाड़ों पर महल की 4 दीवारी और जगह जगह पर मौजूद सुरक्षा द्वार से यहाँ की भव्यता को समझा जा सकता है। सिंगौरगढ़ के मुख्य महल तक पहुंचने से पहले पहाड़ के समतल भाग में सैनिक छावनी और विशाल द्वार को पार करना पड़ता था। इस विशाल द्वार को हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार से आदेश मिलने के बाद ही पहाड़ की ऊंचाई को पार करके महल तक पहुंचा जा सकता था। आज भी समतल भाग से महल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी को तय करना पड़ता है। सिंगौरगढ़ के अतिरिक्त मदन महल का किला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। बड़ी चट्टान पर बनाया गया मदन महल रानी दुर्गावती के शासनकाल में एक वॉच टावर और सैनिक छावनी हुआ करता था। ये किला
समतल जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहां से दूर दूर तक आक्रांताओं पर नजर रखी जाती थी। आज भी इस महल की चोटी से पूरा जबलपुर शहर देखा जा सकता है। चौरागढ़ रानी दुर्गावती की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। चौरागढ़ घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर 15वीं शताब्दी में गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा बनाया गया था। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा स्थान से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चौरागढ़ का किला। रानी दुर्गावती के शासनकाल में चौरागढ़ में सोने, चांदी, हीरों और मोतियों का अपार भंडार था। लोगों का मानना था कि रानी दुर्गावती के पास पारस पत्थर हुआ करता था। तभी तो मुगलों के लिए गोंडवाना साम्राज्य आकर्षण का केंद्र था। रानी दुर्गावती अपने 2 मुख्य सलाहकारों सेनापति आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह ठाकुर की सहायता से अपने राज्य को सफलतापूर्वक चला रही थीं। रानी दुर्गावती ने सन 1550 से 1564 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। रानी दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना राज्य लगातार प्रगति कर रहा था। 23,000 गांव थे रानी के अधीन, जो बहुत ज़्यादा फसल के लिए जाने जाते हैं, और उसमें से कुछ में तो इतनी ज़्यादा फसलें होती थी कि लगभग 11,000 गांव में उन्होंने शिकदर, जिसे हम रेजिडेंट ऑफिसर कहते हैं, उनकी नियुक्ति की हुई थी। तो यही उनके समृद्धि का प्रमाण है। रानी दुर्गावती के शासनकाल में उनके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिर, इमारतें और तालाब बनवाए। जबलपुर जो इनकी राजधानी के पास था, मंडला के पास था, वहाँ पर उन्होंने अपने जो सेनापति हैं आधार सिंह, उनके नाम से आधार ताल, दासी चेरी के नाम से चेरी ताल, हाथी उनका सरमन था तो उसके नाम से सरमन सागर, हाथी ताल, सूपा ताल, हनुमान ताल, ऐसे 52 तालों का निर्माण कराया। और जो 52 के 52 जो तालाब थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूरा का जो वाटर लेवल है, जल का स्तर है, वो बराबर रहता था क्योंकि वो सारे ताल आपस में संलग्न और जुड़े हुए थे। इसके अलावा जबलपुर के प्रसिद्ध भेड़ा घाट के करीब 64 योगिनी का अति प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा युवराज द्वितीय ने बनवाया था, जो कालक्रम में गोंड साम्राज्य के अधीन हो गया था। रानी दुर्गावती भी अपने शासनकाल में पूजा अर्चना करने यहां आती थी। कलचुरी पीरियड में बनाया गया था ये 64 योगिनी मंदिर, वहाँ भी वो पूजा करने जाती थीं। उसके बाद हम देखते हैं तो इनकी वंश परंपरा में दुर्गा पूजा के लिए बहुत महत्व दिया गया है। गोंड राजवंश में शक्ति की पूजा जो है ना, ये विशेष रूप से करती थी। कालंजर के दुर्ग में आप देखेंगे वहाँ भी दुर्गा का मंदिर है। उसके बाद सिंगौरगढ़ के पास भी दुर्गा का मंदिर है। अमरकंटक क्षेत्र का चूँकि धार्मिक महत्व प्राचीन काल से रहा है, 13वीं 14वीं शताब्दी ईस्वी में ये पूरा का पूरा क्षेत्र
ये राजगणों के अधीन था, गढ़मंडला के जो शासक थे उनके अधीन था। तो स्वाभाविक है कि रानी दुर्गावती के भी अधीन होगा। ये जो गौड़ शासक थे, सभी गौड़ शासक शिव के परम भक्त थे, शिव के परम भक्त थे और शक्ति के उपासक थे। तो दोनों का समायोजन यहाँ हमको देखने मिलता है। तो हमें ऐसे लगता है कि यहाँ रानी दुर्गावती अनेकों बार दर्शन करने के लिए आई होंगी और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ निर्माण कार्य भी उन्होंने कराया होगा। कलचुरी काल में अगर हम देखें तो अमरकंटक शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, शाक्त धर्म का बड़ा केंद्र रहा है। वास्तुशिल्प के हिसाब से बना ये स्थल अत्यंत मनमोहक एवं विशाल है। रानी दुर्गावती को उनकी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता है। वे अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ वीर और योग्य शासिका भी थीं। राजघराने में रहते हुए भी उन्होंने बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है जब रानी दुर्गावती गर्भवती थीं, उस समय कालिंझर पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया और कालिंझर को फतह करने के वो करीब ही था। इस युद्ध में रानी दुर्गावती के पिता कीरत सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। उस समय रानी दुर्गावती ने मोर्चा संभाला और कुशल रणनीति बनाकर अग्नि बाणों की बौछार कर शेर शाह सूरी के बारूदी ठिकानों पर धावा बोल दिया। बारूदी ठिकाने में आग लग जाने के कारण 22 मई सन 1545 को शेर शाह सूरी उसी बारूदी ठिकाने में जलकर मर गया। शेर शाह सूरी के कालिंझर के दुर्ग की लड़ाई में मरने के बाद मालवा पर शुजात खान का अधिकार हो गया, जिसे उसके बेटे बाज बहादुर ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। गोंडवाना राज्य की सीमा मालवा को छूती थी और रानी के राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। मालवा के शासक बाज बहादुर ने रानी को महिला समझकर कमजोर समझा और गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सन 1556 ईस्वी में बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती की सेना अत्यंत वीरता के साथ लड़ी और बाज बहादुर को युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। रानी दुर्गावती की सेना की विजय हुई। इसके बाद भी बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर कई आक्रमण किए, पर इन सभी युद्धों में बाज बहादुर को हार का ही मुंह देखना पड़ा। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान, जो आसफ खान के नाम से भी जाना जाता था, उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज्य पर थी। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। रीवा आसफ खान के अधीन था। आसफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने रनिवास की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी के प्रिय हाथी सरमन और उनके विश्वास पात्र दीवान आधार सिंह कायस्थ को अपने पास भेजने के लिए कहा, किंतु रानी दुर्गावती ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। रानी दुर्गावती चाहती तो आधार सिंह कायस्थ और सरमन हाथी को भेजकर समझौता कर सकती थी और शांतिपूर्वक अपना शासन चला सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि रानी दुर्गावती अपने मंत्रियों, सैनिकों, प्रजा सबसे अत्यंत स्नेह भाव रखती थी।
आधार सिंह कायस्थ रानी दुर्गावती के विश्वास पात्र दीवान थे। उनकी प्रशासनिक कुशलता, बुद्धिमता और वीरता की बात चारों ओर फैली हुई थी। आधार सिंह कायस्थ राजा संग्राम शाह के समय से ही गोंडवाना राज्य के दीवान रहे थे। संग्राम शाह और दलपति शाह की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अंतिम समय तक रानी दुर्गावती का साथ निभाया। रानी दुर्गावती द्वारा आधार सिंह कायस्थ और सरमन हाथी की मांग को ठुकरा देने के कारण अकबर ने आसफ खान को सिंगौरगढ़ पर हमला करने का आदेश दे दिया। अकबर का आदेश मिलते ही आसफ खान ने सिंगौरगढ़ पर हमला कर दिया, किंतु घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी पर आसफ खान के लिए युद्ध करना इतना आसान नहीं था। रानी दुर्गावती की सेना को जंगल युद्ध में महारत हासिल थी। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध में निपुण थी। युद्ध में रानी के रण कौशल व वीरता के आगे आसफ खान की सेना के पैर उखड़ गए और आसफ खान को पीछे हटना पड़ा। आसफ खान ने पूर्ण तैयारी के साथ पुनः युद्ध किया, परंतु दोबारा उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार हो रही हार से विचलित आसफ खान ने रानी के विश्वसनीय सरदारों में से एक बदन सिंह को भीतर घात के लिए तैयार किया। रानी आसफ खान को लेकर आश्वस्त थी कि 2 बार की हार के बाद अब वो सिंगौरगढ़ की तरफ मुंह नहीं करेगा। रानी दुर्गावती युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करने में विशेष महारत रखती थीं। इसी कारण वो छोटी सी सेना के बल पर मुगलों की विशाल सेनाओं से लोहा ले पाती थी। यदि अंतिम युद्ध में उनके एक विश्वास पात्र बदन सिंह ने विश्वासघात नहीं किया होता तो रानी से युद्ध में जीतना आसान नहीं था। रानी के सरदार बदन सिंह से आसफ खान ने पूर्ण अंदरूनी जानकारी लेकर बादशाह अकबर से अतिरिक्त मदद लेकर तीसरी बार भीषण आक्रमण किया। रानी ने एक बार फिर उसके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। रानी दुर्गावती और आसफ खान की अंतिम लड़ाई में आसफ खान ने बड़ी तैयारी की और गोला बारूद का विशाल भंडार और सेना लेकर उसने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती के एक दीवान ने कहा कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं हैं, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है और उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया। Yeah.
एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नरई नाले के पास पहुंची, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखलाओं और दूसरी ओर से नर्मदा और गौर नदियों के बीच स्थित था। ये एक असहज लड़ाई थी, क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित सैनिकों की आधुनिक हथियारों के साथ एक भीड़ थी, जबकि दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक ही थे। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की इस लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मनों ने घाटी में प्रवेश किया, तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए, लेकिन रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजयी हुई। 24 जून सन 1564 को रानी दुर्गावती और आसफ खान के बीच अंतिम लड़ाई हुई। ये लड़ाई नरई नाला के पास हुई थी। उस समय ये नरई नाला एक बड़े बांध से जुड़ा हुआ था। रानी दुर्गावती इस नरई नाला को पार करके आगे निकल जाना चाहती थी। नरई नाला जो क्षेत्र है, जो मां नर्मदा की एक सहायक नदी है, उस क्षेत्र में उन्हें फंसाया जाए और पूरी तरफ से तीरंदाजों के हाथों उन पर हमला किया जाए। और वो व्यूह ऐसा था कि उस युद्ध के बाद भी रानी दुर्गावती मंडला की तरफ निकल सकती थी, जिसके बाद उन दुरूह जंगलों में मुगल सेना को युद्ध करने का कोई भी अनुभव नहीं था। किंतु विश्वासघाती बदन सिंह के इशारे पर नरई नाला से जुड़े बांध को तोड़ दिया गया और नरई नाला में बाढ़ आ गई। उस समय नरई नाला बहुत गहरा था। नरई नाला में पानी भर जाने के कारण रानी दुर्गावती उसे पार नहीं कर सकी और आसफ खान की सेना ने रानी दुर्गावती को 3 तरफ से घेर लिया। और ये नरई नाला ही रानी दुर्गावती के लिए काल साबित हुआ। नरई नाला के युद्ध में रानी दुर्गावती का पुत्र वीर नारायण बुरी तरह घायल हो गया था। रानी दुर्गावती ने दीवान आधार सिंह कायस्थ को आदेश दिया कि घायल वीर नारायण को सुरक्षित निकालकर चौरागढ़ भेज दिया जाए। नरई नाला के युद्ध में रानी दुर्गावती भी बुरी तरह घायल हो गईं। रानी दुर्गावती को दुश्मन का पहला तीर उनकी आंख में लगा। दूसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। उनके सेनापति ने रानी दुर्गावती को बुरी तरह से घायल देखकर उन्हें युद्ध छोड़कर वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन रानी दुर्गावती ने ऐसा करने से मना कर दिया और स्वयं रानी दुर्गावती ने दीवान आधार सिंह कायस्थ को आदेश दिया कि वो अपनी तलवार से गर्दन काट दें। आधार सिंह कायस्थ अपनी रानी की गर्दन काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वो रानी के सामने नतमस्तक हो गए। फिर क्या था, चारों ओर से दुश्मनों से स्वयं को घिरता हुआ देखकर रानी दुर्गावती ने खुद तलवार घोंपकर 24 जून 1564 ईस्वी को वीर गति प्राप्त की। इस युद्ध में उनके प्रिय सफेद हाथी सरमन ने भी वीर गति को प्राप्त किया। रानी दुर्गावती की सौगंध थी कि जीते जी उनका शरीर मुगलों के हाथ न लगे। अपनी और नारी सम्मान की रक्षा में रानी वीरांगना हो गई, अमर हो गई।
बादशाह अकबर ने रानी के ऊपर विजय प्राप्त की थी, रानी का बलिदान हुआ था। बादशाह अकबर विजेता था, तो विजेता कभी पराजित के शौर्य का वर्णन कर सकता है क्या? कभी नहीं। इसलिए उस समय के जो मुगल लेखक थे उन्होंने रानी के शौर्य का वर्णन नहीं किया। अबुल फजल ने रानी का उल्लेख अवश्य किया है, लेकिन एक पराजित रानी के रूप में किया है। कई बार इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए उनकी पूरी कहानी हमें मालूम ही नहीं पड़ी। वे न सिर्फ पराक्रमी योद्धा थीं, बल्कि एक बहुत श्रेष्ठ प्रशासक भी थीं, जिन्होंने पूरे गोंडवाना साम्राज्य का राजकाज संभाला। रानी दुर्गावती के बलिदान ने पूरी दुनिया को ये बतलाया कि दुश्मनों के आगे शीस झुकाकर अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है वीर गति को प्राप्त करना। रानी दुर्गावती का गोंडवाना साम्राज्य अब लूटा जा चुका था। आसफ खान यदि नहीं लूट पाया था तो वो थी रानी दुर्गावती की वीरता, उनकी प्रशासनिक कुशलता और उनका अदम्य साहस। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी धार्मिक पवित्रता, रण कौशल, स्वतंत्रता के प्रति अनुराग एवं बलिदान पर हर भारतीय को गर्व है। ऐसी राष्ट्र प्रेमी रानी दुर्गावती को शत शत नमन। दुर्गावती